आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जनजातीय शासन प्रणाली। ठीक है। हमारा जो स्टेट है, राज्य है, ठीक है, इसमें जनजातीय बहुल क्षेत्र है। पूरी जनसंख्या की झारखंड की जितनी भी आबादी है उसका 26.2% सिर्फ कौन है? एसटी समुदाय है। अगर संख्या के हिसाब से देखें तो 32 समुदाय एसटी है, यानी कि 32 प्रकार की जनजातियां हमारे स्टेट में पाई जाती है। ठीक है। और इन सारी जनजातियों की अपनी एक शासन प्रणाली है जिससे ये लोग शासित होते हैं, जिनके माध्यम से इनके समाज में न्यायिक व्यवस्था या फिर सामाजिक व्यवस्था कार्य करती है। और इसी व्यवस्था के अंतर्गत इनके शासन प्रणाली को हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम लोग जेपीएससी का पेपर 2 का सिलेबस देखें तो उसका पहला जो टॉपिक ही स्टार्ट होता है उसमें झारखंड का इतिहास लिखा हुआ है और उसका सब टॉपिक क्या है? मुंडा शासन प्रणाली। ठीक है। उसके बाद हमारा पहड़ा पंचायत है, फिर संथाल क्या है, हो का है, खड़िया क्या है, यानी इन सारी जनजातियों के शासन प्रणाली को पढ़ना है मुख्य तौर पे। उसके बाद जो हमारे 32 जनजाति हैं इनके बारे में जानना है, इनके व्यवस्था के बारे में जानना है। जैसे जातीय व्यवस्था एक है टॉपिक हमारा, जिसमें हम लोग ये 5 के अलावा और भी जो जनजाति हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। चेरोज के बारे में, भोक्ता के बारे में, चाहे खवार हो, चाहे हमारा महली हो, किसान हो, ठीक है, बिरहोर हो, बिरजिया हो, अशूर हो, ठीक है, कोल हो, कवर हो, बहुत सारी जनजातियां, पहाड़िया हो, माल पहाड़िया के अंदर तीन तीन भाग आते हैं। मुख्य तौर पर 2 पढ़ते हैं, माल पहाड़िया और शौर्य पहाड़िया। एक कुमार भाग पहाड़िया भी उसी का भाग है, उसको काफी डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग आदिवासी में, झारखंड के आदिवासी में। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस पर थोड़ा सा एक नजर डाल देते हैं कि किस मुद्दे पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, झारखंड की शासन प्रणाली टॉपिक है, लेकिन शासन प्रणाली को पढ़ने से पहले 2-3 चीजों को जानना बहुत जरूरी है। आज 2-3 चीजें कौन कौन सी है उसको देखना जरूरी है। पहला, भाई जनजाति की परिभाषा क्या है? जनजाति हम कहते किसे हैं? पहले तो यही जानना है हमें। जनजाति की क्या विशिष्ट पहचान है, उसके क्या फीचर्स हैं जिसके आधार पर किसी भी समुदाय को हम जनजाति बोल सकते हैं या आदिवासी बोल सकते हैं। अभी हाल ही में देख रहे होंगे कि हमारे स्टेट में, राज्य में कुर्मी समुदाय खुद को एसटी घोषित करने के लिए आंदोलन कर रही है। एसटी के लिए आंदोलन कर रही है कि हमें एसटी का दर्जा दिया जाए, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा है या फिर सरकार इस दिशा में कार्य नहीं कर रही है। तो क्यों नहीं कर रही, क्यों इन्हें एसटी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है? ये भी तो एक समुदाय है, कुर्मी भी तो एक समुदाय है, लेकिन इन्हें एसटी क्यों नहीं मान रहा है सरकार? ठीक है। तो सबसे पहले तो यही जानना है कि आखिर कौन कौन सा समुदाय आदिवासी की परिभाषा में आता है। किसे हम आदिवासी बोल सकते हैं, किसे हम जनजातीय समुदाय बोल सकते हैं। ठीक है। पहला हम लोग का जो बात हुआ इस पे होगा। दूसरा जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे कि जनजातीय समुदाय क्या झारखंड बनने के क्रम में, जब झारखंड बना, मानव का विकास हुआ, क्या उसी वक्त यहाँ पे जनजातियों का विकास हुआ या फिर जनजातियों का आगमन हुआ झारखंड में? ठीक है। तो जनजातियों के विकास देखते हैं झारखंड में। जनजातियों के विकास, यहाँ पे कुछ जनजातियां, ठीक है, जैसे हमारा अशूर हो गया, ठीक है, हमारा बिरजिया हो गया। तो कुछ जनजातियां जो है जो मूल रूप से झारखंड की हैं, उनके यहाँ आगमन का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। वो कब आए, किस दिशा से आए, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन भी पूछता है कि हमारे झारखंड का सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है, तो वो अशूर है। ठीक है, हम सभी को मालूम है। और उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? लोहा जलाना। ठीक है। उसके बाद की जो भी जनजातियां समुदाय है, जो भी जनजातीय समुदाय है, ट्राइबल ग्रुप्स है,
उसके आगमन के हमें प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। जैसे मुंडाओं का आगमन हुआ था 1500 BC में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि हमारा उराव जनजाति का आगमन होता है, संथाल जनजाति का आगमन होता है, ठीक है। हो जनजाति मुंडा का ही दूसरा भाग है, खड़िया जनजाति का आगमन होता है, ठीक है। तो बहुत सारी जनजातियों को उसके बाद देखते हैं कि झारखंड में आगमन होता है, चेरोज का आगमन होता है, ठीक है, चेरो जनजाति का। तो उसका एक इतिहास मिलता है हमें, उसका प्रमाण मिलता है कि ये सारी जनजातियां झारखंड में आई, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है कि दूसरा जो टॉपिक रहेगा हमारा कि झारखंड में जनजातियों का विकास। ये देखेंगे कि झारखंड में जनजातियां तो आई, लेकिन क्यों। यहाँ पे जो हमारा फोकस रहेगा कि क्यों आई, यहाँ पे क्या रीजन था, और ये जहाँ पे रह रहे थे वहाँ क्या परिस्थितियां परिवर्तित हुई, वहाँ का जो हो सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र किस तरह से बदला, जिसके वजह से ये लोग उस क्षेत्र को छोड़ करके हमारे झारखंड में या फिर झारखंड के आसपास के जो राज्य है जैसे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, यहाँ पर प्रवेश किए लोग। और सवाल ये उठता है कि ये जनजातियां यहाँ पे क्यों आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे उस वक्त की परिस्थिति क्या थी झारखंड की, और जहाँ से ये लोग आ रहे थे वहाँ की परिस्थितियां कैसी थी। कोई भी समुदाय चाहे कोई भी व्यक्ति अपना परिवार, अपना घर, अपना जहाँ पे मूल निवास है वहाँ क्यों छोड़ेगा, जब तक उसके लिए अनुकूल मतलब प्रतिकूल वहाँ पे दशा उत्पन्न ना हो। जैसे कि मान लीजिए हम कहीं पर रह रहे हैं, ठीक है, हजारों साल से रह रहे हैं या फिर सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं जब, तो उस जगह को हम क्यों छोड़ेंगे, इसके पीछे कुछ ठोस रीजन होना चाहिए। वहाँ पे हमारे लिए अनुकूल दशाएं नहीं हो, और जो भी वहाँ का कंडीशन हो हमारे प्रतिकूल हो जाए, तभी हम उस जगह को छोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या प्रतिकूल दशाएं बनी थी जनजातियों के लिए कि ये लोग उस जगह को छोड़ करके खास करके भारत के जो दक्षिणी भाग या दक्षिणी पूर्वी भाग में आगे के बसे, ठीक, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और जो लास्ट टॉपिक जो होगा हमारा आज का वो ये होगा कि जनजातियों के शासन व्यवस्था का विकास, शासन प्रणाली का विकास कैसे हुआ। कोई भी जब सिस्टम का उदय होता है, ठीक है, कोई भी प्रणाली का जब उदय होता है तो उसके पीछे कोई रीजन होते हैं, ठीक है। सडनली कोई भी चीज उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज अभी सो गए, सुबह उठे, नए सिस्टम का, नए व्यवस्था का हम उदय कर दिए, ऐसा नहीं होता है। किसी भी सिस्टम के उदय में उसके वहाँ के सामाजिक कंडीशन जो होते हैं वो काफी जिम्मेदार होती है। वहाँ की परिस्थिति, जिस समाज में जो नियम बन रहे हैं, जो कानून बन रहे हैं, वहाँ की परिस्थिति काफी हद तक उसके लिए जिम्मेवार होती है, ठीक है। और ये परिस्थिति बनती कैसे, बनी कैसे, इस पे हम लोग बात करेंगे कि जनजातीय समुदाय में, जनजातीय समाज में जनजातीय प्रणाली, शासन प्रणाली का जो उदय हुआ उसके पीछे क्या रीजन थे, उनके समाज में क्या परिवर्तन हो रहा था जिसकी वजह से इस प्रणाली का विकास हुआ, ठीक है। जब मानव के अंदर परेशानियां आती है, फिर दिक्कतें होती है, तो उसका निवारण के लिए उपाय ढूंढता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। जब हमारे लिए कुछ मजबूरी हो जाए किसी चीज से निकलने के लिए, तो उसके लिए हम लोग उपाय ढूंढते हैं। तो इनके समाज में भी कुछ चीजें परिवर्तित हो रही थी, कुछ दिक्कतें आ रही थी, जिस वजह से इन लोगों के समाज में जनजातीय शासन प्रणाली यानी कि शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो इन सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे एक करके, ठीक है। ये 3 बिंदु रहेंगे आज। तो चलिए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं परिभाषा, जनजाति क्या परिभाषा है। जनजाति हम किसे कहते हैं, आदिवासी किसे कहते हैं। एक तो शब्द इनके लिए प्रयोग होता है, जनजाति की जगह पे आप बोल सकते हैं आदिवासी। आदिवासी ये 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक तो आदि और दूसरा वासी। आदि का अर्थ होता है पुराना बोल सकते हैं, पुरातन बोल सकते हैं, या फिर पुरातन या पुराना या पुरातन। और वासी मतलब निवासी, वास करने वाला या रहने वाला, ठीक है।
यानी कि वैसा समुदाय, वैसा व्यक्ति जो आदिकाल से, ठीक है, प्राचीन युग से रह रहा है, निवास कर रहा है, उसे ही आदिवासी या जनजाति कहते हैं। ठीक है, एक शब्द ये है आदिवासी। तो कोई कोई मतलब कई विद्वानों ने आदिवासी शब्द से इसकी परिभाषा दी कि वैसा समुदाय जो आदिकाल से किसी जगह पे रह रहा है, ठीक है, और उनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है, उसे ही जनजाति कहते हैं, उसे ही आदिवासी कहते हैं। लेकिन कई सारे विद्वानों ने इससे अलग अपनी राय रखी। किसी ने कहा कि जनजाति समुदाय जो होते हैं ना, उनका निवास स्थल जंगलों में होता है और जंगलों एवं पहाड़ों पर होता है, और वे मुख्य समाज से कटे हुए होते हैं, उसे हम जनजातीय ग्रुप कहते हैं। ठीक है, उसे हम जनजातीय आदिवासी कहते हैं। लेकिन सरकार ने एक कमेटी गठन की थी, भारत सरकार ने, चंदा समिति, 1960 में। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य था कि भारत में उन सारे समुदायों की पहचान करना जो एसटी कैटेगरी में आते हो, जो जनजातीय समुदाय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसका मुख्य कार्य यही था, क्योंकि संविधान में तो इनके लिए काफी प्रावधान दिए गए थे। इनके जैसे उन्हें राजनीतिक अधिकार जो दिया गया था, आर्टिकल 330, 332, ठीक है, शैक्षणिक अधिकार 335 में दिया गया था। ठीक है, यानी कि संसद में आरक्षण, राज्य विधायिका में आरक्षण, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, तो बहुत सारे अधिकार लोगों को दिए गए थे जनजातीय समुदाय को, एसटी समुदाय को। लेकिन सवाल यह था कि जनजातीय समुदाय हम कहेंगे क्या, किसको कहेंगे? ठीक है, हम किन्हें जनजाति मानेंगे, किन्हें नहीं मानेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये था, क्योंकि इसकी परिभाषा संविधान में नहीं दी गई। संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया था कि जनजाति हम किसे कहेंगे। इसलिए चंदा समिति का गठन किया गया 1960 में, और इन्होंने कुछ बेसिक फीचर बताया जनजातियों के बारे में कि ये फीचर, अगर समथिंग फीचर कोई भी समुदाय के अंतर्गत है तो वो एसटी कैटेगरी में या जनजाति कैटेगरी में आएंगे। उसमें जो पहला इन्होंने फीचर बताया वो बोला कि इनकी विशिष्ट संस्कृति पहचान होगी, विशिष्ट संस्कृति होगी, यानी कि इनका जो कल्चर होगा एक विशिष्ट प्रकार का होगा, उसकी एक अलग पहचान होगी। ठीक है, और इनका कल्चर हमारे कल्चर से भिन्न होगा, अलग होगा। ठीक है, हमारा जो कल्चर है, या फिर बोल सकते हैं आर्यंस का जो कल्चर है, उससे भिन्न होगा। दूसरा अगर देखें तो इन्होंने बोला कि इनका जो निवास होगा ना, दुर्गम निवास स्थान होगा। निवास कहाँ होगा? दुर्गम क्षेत्रों में। यानी कि दुर्गम क्षेत्र कहने का तात्पर्य क्या है? जंगल एवं पहाड़ में। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो भी जनजातीय समुदाय है, ठीक है, उनका निवास स्थल सामान्य तौर पर शहरों या गांवों में नहीं होता है, बल्कि जैसे आम गांव, उन गांवों में नहीं होता है, बल्कि इनका जो निवास स्थल होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे होते हैं, और इनका निवास स्थल पहाड़ों या जंगलों में होता है, दुर्गम क्षेत्र में होता है, और ये मुख्य धारा से कटे हुए होते हैं। हम जो समाज का मुख्य धारा है उससे काफी ये कटे हुए होते हैं। और तीसरा इन्होंने बोला कि ये संकुचित व्यवहार के होते हैं। इनका व्यवहार कैसा होता है? संकुचित होता है, यानी कि साई नेचर के होते हैं। ये लोगों से जल्दी से घुलते मिलते नहीं, अपने ही समाज में, अपने ही समुदाय के बीच में ज्यादा इन लोगों का गठजोड़ रहता है। बाहरी समाज से ये लोग जल्दी से मिलते नहीं है। ठीक है, इनका कहना, चंदा समिति का कहना था। और लास्ट में बोला कि इनकी आर्थिक स्थिति जो है वो काफी निम्न होगी। अगर आर्थिक स्थिति निम्न है तो इसकी सामाजिक स्थिति, यानी कि जीवन स्तर भी जो होगा निम्न होगा, यानी कि इनमें शिक्षा का भी स्तर निम्न होगा, इनमें स्वास्थ्य का भी स्तर निम्न होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पर इन्होंने परिभाषित किया कि वैसा समुदाय जो जिनकी विशिष्ट संस्कृति हो, जिनकी विशिष्ट संस्कृति पहचान हो, जो जंगलों एवं पहाड़ों में निवास करते हो, यानी कि दुर्गम स्थल पर निवास करते हो, इनका नेचर, यानी कि इनका स्वभाव संकुचित हो, समाज से
कटे हुए हों, उनसे घुलने मिलने में दिक्कतें हो, परेशानी हो, और साथ ही साथ इनकी आर्थिक स्थिति काफी निम्न है। ठीक है, आर्थिक स्थिति निम्न का कहने का अर्थ है कि इनमें शिक्षा का स्तर निम्न है, संपत्ति का स्तर निम्न है, ठीक है, इनका जीवन स्तर निम्न है, तो उन सारे समुदायों को हम क्या कहेंगे? जनजाति। अगर ये सारे फीचर जिस भी समुदाय में आएगा उसे हम जनजाति कहेंगे, उसे हम आदिवासी कहेंगे। ठीक है, तो ये परिभाषा किसने दी? चंदा समिति ने। तो जब भी अगर आप जनजातियों को परिभाषित कीजिएगा तो इस समिति का जिक्र जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि आपका जो भाव रहेगा उसका वेटेज बढ़ेगा। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो कोट कीजिएगा चंदा समिति के आधार पर इनकी परिभाषा को। ठीक है, ऐसे विद्वानों ने अलग अलग इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, परिभाषाएं दी हुई है। किसी ने तो इनके प्रजातीय आधार पर इसका डिवीजन किया, जैसे दरबीडियन हो गया, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड हो गया, ऑस्ट्रोसेटिक हो गया, तो मोंगलॉइड हो गया, ये प्रजाति विभाजन है। इसके बेसिस पे भी बहुत सारे विद्वानों ने इनको बांटा है। लेकिन मुख्य तौर पर हमको याद रखना ये कि इनकी विशेष संस्कृति होगी, निवास स्थल दुर्गम स्थान पे होगा, संकुचित व्यवहार होगा, आर्थिक स्थिति निम्न होगी, आर्थिक स्थिति निम्न होगी। ठीक है, अब जनजाति समुदाय में ही कुछ समुदाय ऐसा है जो काफी पिछड़ा हुआ है, और काफी पिछड़ा कहने का अर्थ है कि इसमें भी, इस जनजाति समुदाय में भी उनका निम्न स्तर है। ठीक है, और उसके लिए PVTG पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदाय। ठीक है, इस कैटेगरी में किसकी जनजातियों को रखा जाता है उसको देखते हैं। इसकी क्या परिभाषा है? कहने का अर्थ है, देखिए ये भी जनजाति है, PVTG जो है ये भी जनजातीय ग्रुप ही है, लेकिन इसमें इन सारे फीचर के साथ साथ दो फीचर आपको और जोड़ने हैं। पहला कि इनकी आर्थिक स्थिति इससे भी निम्न होगी। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन जो होगा इससे भी निम्न होगा। दूसरा, इसका जो पॉपुलेशन होगा ना वो भी या तो स्थिर होगा या फिर डिक्लाइन कर रहा होगा या फिर कम हो रहा होगा। दो कंडीशन जोड़ने हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति इससे भी निम्न, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इनका पॉपुलेशन, इनकी जनसंख्या जो है या तो स्थिर होगी या फिर डिक्लाइन कर रही होगी, कम हो रही होगी। ठीक है, उसे ही हम पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के नाम से जानते हैं, यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय ग्रुप। ठीक है, ये तो हुई इसकी परिभाषा कि हम किस समुदाय को जनजातीय समुदाय के अंतर्गत रखेंगे, आदिवासी समुदाय के अंतर्गत रखेंगे। और इसकी परिभाषा जो दी उस चंदा समिति ने दिया था उसको आप याद रखिएगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आज का बिंदु है वो ये है कि इनका झारखंड में आगमन क्यों हुआ। झारखंड में आगमन कहां से और क्यों, ये दो सवाल है। ठीक है, और इस संबंध में जो दो तीन स्कॉलर हैं उन्होंने अपना थ्योरी दिया, उसमें से एक है SC रॉय, शरद चंद्र रॉय ने। ठीक है, शरद चंद्र रॉय, SC रॉय ने। एक बी वीरोत्तम जी हैं, उन्होंने भी अपने पुस्तक में इसके बारे में बताया। ठीक है, कि जनजातीय समुदाय का विकास झारखंड में कैसे हुआ, ये लोग कहाँ से आए। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने काफी जिक्र किया हुआ है, और इसी बेसिस पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे झारखंड में जितनी भी जनजातीय समुदाय रहती है, ठीक है, उनमें से जो मैक्सिमम समुदाय है उनका झारखंड में आगमन हुआ है। वो यहाँ के बोल सकते हैं कि भले प्राचीन युग में आया हो, इसलिए हम लोग को यहाँ का मूल निवासी मानते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग का ओरिजिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये लोग आए हुए, जैसे हम लोग आए हुए थे वैसे इन लोग भी आए, लेकिन इन लोग का आगमन हम लोग से पहले हुआ है।
ठीक है। आर्यन युग से ही जब हम बोल सकते हैं कि वैदिक पीरियड से ही इनका आगमन यहाँ पे होने लगा था। 1500 BC के आसपास से ही आगमन होने लगा था इनका। आप लोगों को पता हो कि ये जो क्षेत्र है भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ठीक है, ये बाहरी प्रभाव से बहुत जल्दी प्रभावित होने वाला एरिया, यानी कि बाहरी आक्रमणों से बहुत जल्दी प्रभावित होने वाला एरिया है। बाहर में कोई भी हलचल होगा उसका पहला इम्पैक्ट इस क्षेत्र पे पड़ता था, अभी भी पड़ता है। अभी मतलब कहने का सेंस है कि मॉडर्न इंडिया में भी इस क्षेत्र में प्रभाव पड़ा है, मिडाइवल में भी पड़ा है, ठीक है। आप देखते हो कि जितना भी आक्रमणकारी हुए हैं सारा इसी क्षेत्र से आते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम में ही पहला अटैक करते हैं, उसके बाद से मुख्य भारत में इंटर करते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया, सिरोय ने बताया कि 1500 BC से पहले यहाँ पे इस क्षेत्र में जनजातियों का संकेंद्रण बहुत ज्यादा था, ठीक है, और खास करके मुंडा जनजाति इस क्षेत्र में रहती थी। कौन जनजाति? मुंडा जनजाति इस क्षेत्र में रहती थी। एक 1500 BC के आसपास में आपको पता हो कि आर्यंस का उदय हो रहा था, आर्य का उदय हो रहा था, ठीक है, आर्यों का उदय हो रहा था। और ये आर्य समुदाय जो थे ये लड़ाकू समुदाय थे। आप लोग अगर हड़प्पा सभ्यता पढ़े होंगे तो उनके डिक्लाइन करने में, उनके खत्म होने में एक रीजन ये भी था कि आर्यों ने उस पर आक्रमण किया था और इस वजह से हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई। इसका प्रूफ तो नहीं मिलता है पूरी तरह से, संभावनाएं हैं, बहुत सारी संभावनाओं में से एक संभावना ये भी थी कि आर्यंस ने आक्रमण किया था हड़प्पा सभ्यता पर, इस वजह से उसका समाप्त मतलब वो डिक्लाइन कर गया, समाप्त हो गया। तो आर्यन क्या थे? एक तो घुमंतु थे, दूसरा लड़ाकू भी थे। यानी जिस क्षेत्र में वो जाते थे वहां पे अगर पहले से कोई निवासी रह रहा है या फिर कोई भी समुदाय रह रहा है तो उस पर वो आक्रमण करते थे, उसको उसके संपत्ति खास करके उनके पशुओं को छीन लेते थे, ठीक है, और उन्हें वहां से भगा देते थे, ठीक है। इसी क्रम में इस क्षेत्र में हम देखें तो मुंडा समुदाय का इस क्षेत्र में निवास स्थल था, ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। झारखंड में आगमन के पीछे दो रीजन बताए जाते हैं कि झारखंड में जनजातियों का आगमन क्यों हुआ। इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन जो है वो है आर्यों का आक्रमण, ठीक है। जब आर्यों का उदय हुआ तो यहाँ पे जो समुदाय रह रहे थे, खास करके जनजातीय समुदाय, उन पे भी लोगों का आक्रमण हुआ, ठीक है। और आपको मालूम हो कि जो जनजातीय ग्रुप है, जो जनजातीय समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, वो काफी शांत स्वभाव के होते हैं, उन्हें युद्ध करना पसंद नहीं होता, ठीक है। बाद में देखते हैं युद्ध प्रवृत्ति के हो गए थे, खास करके कंपनी के आने के बाद, लेकिन उस वक्त कंडीशन बदल गई थी, उनके अस्तित्व पे खतरा था, इसलिए उन्होंने हथियार उठाया। लेकिन सामान्य तौर पर अगर देखें तो ये लोग युद्ध प्रवृत्ति के नहीं थे, कुछ जनजातियों को छोड़ करके, लेकिन मैक्सिमम जनजातीय समुदाय है वो शांत स्वभाव के होते हैं, वो युद्ध करना पसंद नहीं करते, अपने समुदाय में रहते हैं, आखेट करते हैं और अपना जीवन बसर करते हैं। एक ग्रुप में बटे हुए होते हैं, गोत्र के हिसाब से लोग बटे हुए होते हैं, तो वो प्रवृत्ति नहीं आता, युद्ध करने की प्रवृत्ति ही नहीं आता इनके अंदर, ठीक है। जब अपने ही परिवार के लोग एक साथ बसे रहेंगे तो युद्ध किससे करेंगे? अपने ही परिवार से तो युद्ध नहीं करेंगे। इन लोगों का जो ग्रुप होता है गोत्र वाइज बटा हुआ होता है, और एक गोत्र के व्यक्ति आपस में संबंधी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका समाज चलता है। जब आर्यन का आक्रमण हुआ इस क्षेत्र में, खास करके भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, तो यहाँ पे जो जनजातीय समुदाय रह रही थी उनका वहां से पलायन हो गया, वे आर्यन से युद्ध नहीं कर पाए, ठीक है, और वे लोग उस क्षेत्र को छोड़ करके भारत के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग की ओर अग्रसर हो गए, वहां से मतलब पलायन करेंगे। आगे चल के देखते हैं कि इनका निवास स्थल जब ये पूरब की ओर बढ़े तो कुछ समुदाय झारखंड में भी रुके, कुछ समुदाय उड़ीसा चले गए, कुछ छत्तीसगढ़,
कुछ मध्य प्रदेश, ठीक है, इन सारे क्षेत्रों में जाके बसने लगे। अब सवाल ये उठता है कि इसी क्षेत्र में क्यों बस रहे थे, ठीक है, कि झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इन सारे क्षेत्र में ही क्यों बस रहे थे जाकर के। अभी मैंने परिभाषा में समझाया, इसीलिए मैं परिभाषा पहले बता दिया कि जनजातियों का जो निवास स्थल होता है वो दुर्गम क्षेत्रों में होता है, यानी कि वैसा क्षेत्र जो जंगलों एवं पहाड़ों से घिरा क्षेत्र हो। और उस तरह का जो परिस्थिति क्रिएट हो रहा था वो कहाँ पे हो रहा था, झारखंड में हो रहा था, उड़ीसा में हो रहा था, छत्तीसगढ़ में हो रहा था, एमपी में हो रहा था, यानी कि वहाँ जंगल भी भरपूर थे, पहाड़ पर्वत भी भरपूर थे। तो ये कंडीशन उनके लिए जो सुटेबल कंडीशन क्रिएट हुआ था या बना हुआ था वो झारखंड था, और इसी क्रम में ये लोग झारखंड में प्रवेश किए, ठीक है। इसीलिए 1520 ईस्वी में देखते हैं कि मुंडाओं का प्रवेश झारखंड में होता है। मुंडाओं का प्रवेश झारखंड में हुआ। ये था पहला रीजन कि इस क्षेत्र में जनजातियों का आगमन क्यों हुआ और इस क्षेत्र को क्यों छोड़ के गए, ठीक है, ये पहला था। एक बात याद रखिएगा, इस आक्रमण से सारे जनजातीय समुदाय प्रभावित नहीं हुए थे, कुछ ही जनजातीय समुदाय प्रभावित हुए, लेकिन इसके बाद जो घटना घटी उससे करीब करीब सभी जनजातियां जो इस क्षेत्र में रह रही थी वो प्रभावित हुई। और वो कारण क्या था, कृषि का विकास। देखिए, इनका जो निवास स्थल है ना वो परिस्थिति पे डिपेंड करता है, कहाँ पे रहेंगे इनका जीवन। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि ये लोग पहाड़ जंगलों में ही क्यों रहते भाई, वनों में ही क्यों रहते, जंगलों में ही क्यों रहते। इसका जो रीजन है, इनके जीवन का जो आधार होता है वो जंगल है। इनका पूरा जीवन जो डिपेंड करता है वो जंगलों पे डिपेंड करता है। आखेट करते हैं, आखेट में शिकार करते हैं, अपना भोजन की पूर्ति करते हैं, जंगलों से खाद्य संकलन करते हैं, और भी जो फल फूल होते हैं वो वहाँ से ग्रहण लेते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो पूरा जीवन का आधार क्या है, जंगल है। इसीलिए लोग जंगलों में निवास करते हैं, वनों में निवास करते हैं, पहाड़ों पे निवास करते हैं। सवाल ये उठता है कि जब कृषि का विकास हुआ, ठीक है, कृषि का जो विकास पहले ही हुआ था, लेकिन कृषि का मास विकास जब हुआ, मास विकास करने जब लोहे की खोज हो गई, लोहे के उपकरण का प्रयोग होने लगा, तो क्या हुआ कि कृषि का तीव्र गति से विकास हुआ लोहे के प्रयोग से, क्योंकि लोहा एक हार्ड धातु था, और उससे क्या हुआ कि जंगलों को साफ करना आसान हो गया। और कृषि के लिए फ्लैट लैंड की आवश्यकता होती है, और ये फ्लैट लैंड कहाँ पे प्रोवाइड हो रहा था, अगर हम देखें तो पंजाब से लेकर के पूरा वेस्ट बंगाल, आसाम तक जो क्षेत्र है, आसाम तक कुछ क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र फ्लैट लैंड के रूप में था। तो इन क्षेत्रों में जितने भी जंगल थे उसको काटा गया, वहां पे कृषि का विकास किया गया, यानी कि कृषि का तीव्र विकास इस क्षेत्र में हुआ, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, ठीक है। जिसके वजह से यहाँ पे जो जनजातीय ग्रुप रह रहे थे, जो जंगलों में निवास कर रहे थे, उनका निवास स्थल ही छीन लीजिएगा तो ऑब्वियस है कहीं बाहर चले जाएंगे, कहीं दूसरे जगह पे अपना मतलब ठिकाना ढूंढेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि कोई व्यक्ति अपना निवास स्थल तब तक नहीं छोड़ता जब तक परिस्थितियां उनके प्रतिकूल ना हो जाए, ठीक है। अगर हम अपने निवास स्थल को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब वहां रहने योग्य अब हमारे लिए परिस्थिति नहीं है, तभी हम छोड़ रहे हैं। इसीलिए देखते हैं कि इस क्षेत्र में जब कृषि का विकास हुआ तो हुआ क्या कि इन लोगों का निवास जंगलों में था, तो जंगल को छोड़ के जब यहाँ कृषि विकास हो गया, जंगल कट गए, तो वहां से ये लोग पूर्व और दक्षिण की ओर पलायन किए, और इसी क्रम में झारखंड में आकर के लोग प्रवेश किए और झारखंड में रहने लगे, क्योंकि झारखंड उस वक्त एक अनुकूल दशा प्रदान कर रहा था किनको, जनजातियों को अनुकूल दशा प्रदान कर रहा था। कैसे, यहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र के से, ठीक है। यहाँ पे पर्वतों की देखते होंगे, हमारा कितने सारे छोटे छोटे पर्वत है, पठार है हमारे यहाँ, पाट प्रदेश है, फिर उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण सारा पठारी है, पठार लैंड प्लेटो है, साथ में छोटे छोटे पहाड़ भी है यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे जंगलों की बहुलता है, ठीक है, वनों की बहुलता है। तो एक अनुकूल दशा यहाँ पे मिल रही थी जनजाति को, इसीलिए जो भी जनजाति इधर से भारत के दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग से आ रहे थे, वो स्टे कर रहे थे कहाँ पे, झारखंड। और कुछ जनजातियां
हमारे कुछ से मतलब उड़ीसा भी गए, छत्तीसगढ़ भी गए, एमपी भी गए, तो इन सारे क्षेत्रों में भी पहले, और उसी क्रम में झारखंड में भी आकर के ये लोग बसे। तो कहाँ से आए थे? भारत के उत्तर पश्चिम भाग। देखिए, सारी जनजाति भारत के उत्तर पश्चिम भाग से झारखंड में प्रवेश नहीं किए हैं, ठीक है। जैसे संथालों का बोला जाता है कि ये तिब्बत वाले क्षेत्र से भारत में आए थे, ठीक है। उसी तरह द्रविडियन के बारे में बोलते हैं कि दक्षिण भारत से आए थे। लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम जनजातीय समुदाय है उनका आगमन भारत के दक्षिण उत्तर पश्चिमी भाग से हुआ है। इसलिए जब हम इस क्षेत्र को कोट कर रहे हैं, इसका मतलब मैक्सिमम जनजाति यहाँ पे आई है, ठीक है। लेकिन सारा जनजाति आई हुई ये सही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कहाँ से आए थे और क्यों आए, कंडीशन क्या बनी, उसको समझा दिए कि इस क्षेत्र में प्रतिकूल दशाएं थी, और वहां से जब पलायन किए तो अनुकूल दशा है, झारखंड मिला उनको, इसीलिए ये लोग झारखंड में आकर के बसने लगे, ठीक है। और इसके पीछे रीजन दो बताया, उसको आप याद रखिएगा कि इनका आगमन क्यों हुआ। एक तो आर्यों के आक्रमण से, और दूसरा कृषि का बड़े स्तर पर जब विकास हुआ तब, ठीक है। क्योंकि कृषि से परिचित तो थे लोग, लेकिन कृषि उतना उन्नत स्थिति में नहीं था। हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि होता है, तभी एक नगरीय संस्कृति का विकास हुआ है। नगर तभी बनेंगे जब पेट भरा हुआ रहेगा लोगों का, समाज का, तभी व्यापार की ओर आगे बढ़ेगा। व्यापार नगर को निर्माण होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए कृषि पहले से था, लेकिन बात ये थी कि कृषि का मास विकास नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि लोहे का खोज नहीं हुआ था। लोहे मतलब लोहे के उपकरण का प्रयोग कृषि में बड़े स्तर पे नहीं हो रहा था। जब लोहे का प्रयोग बड़े स्तर पर कृषि में होने लगा तो कृषि का तीव्र गति से विकास होता है, और उस क्रम में क्या होता है कि वहाँ के जनजातीय समुदाय उस क्षेत्र को छोड़ करके हमारे झारखंड या फिर दक्षिणी भाग में आकर के बसते हैं। अभी देखते हो कि पंजाब जो हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, इस सारे क्षेत्रों में जनजाति है ही नहीं, जनजाति बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में कृषि का इतना ज्यादा विकास हो गया कि जंगल का मात्रा बहुत कम है, और इन लोगों का आधार ही जंगल है। तो उस क्षेत्र से पलायन करके उस क्षेत्र को छोड़ दिए, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सब में जनजाति ग्रुप है ही नहीं, ठीक है। इसका कारण वही है कि वहाँ कृषि का विकास एक अच्छे स्तर पे हुआ है, ठीक है। आज का जो लास्ट टॉपिक हमारा है वो है जनजातीय शासन प्रणाली के विकास, जनजातीय प्रणाली के विकास, ठीक है। यानी कि जो ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम है, ठीक है, उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। कोई भी प्रणाली का विकास मैंने पहले बताया कि सडनली नहीं होता है, उसके पीछे काफ़ी रीजंस होते हैं, ठीक है, काफ़ी कंडीशंस होते हैं, और उनका एक क्रमिक विकास होता है, धीरे धीरे करके विकास होता है। आज से अगर हम देखें तो 200 मतलब अगर 200-250 साल पहले चल जाए तो लोकतंत्र का कोई आधार ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लोकतंत्र मूल्यों का विकास हुआ। मानवाधिकार जैसे अगर मानवाधिकार की बात करें तो धीरे धीरे इसका क्रमिक विकास हुआ, ठीक है। तो कंडीशन बदले, इस वजह से ये सारे जो नए नए अवधारणाएं निकल के आई, ठीक। उसी तरह जनजातीय शासन प्रणाली कोई सडनली विकास होने वाला चीज नहीं, इसका भी एक इतिहास रहा होगा, कारण रहे होंगे, क्या घटनाएं घटी, कैसे घटी, ठीक है, समाज में क्या दिक्कतें पैदा होने लगी कि ये शासन प्रणाली का विकास हुआ। और ये शासन प्रणाली इन लोगों के जीवन का एक प्रमुख यंग है, जिसमें अंग्रेजों ने काफी डिस्टर्बेंस पैदा कर दी थी, और इसी वजह से बहुत सारे विद्रोह भी हुए। खैर वो तो दूसरा टॉपिक है। यहाँ हम लोग जो मेन फोकस करेंगे वो करेंगे कि इनके शासन प्रणाली के विकास में कौन कौन से कारक उत्तरदायी रहे, ठीक है। देखिए, इसको समझने से पहले एक टर्मिनोलॉजी को समझना है, और टर्मिनोलॉजी है खुटकटीदार। खुटकटीदार, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक शब्द और है खुटकटी भूमि। खुटकटी भूमि, इसका मतलब क्या होता है उसको समझते हैं।
एक बात याद रखिएगा, जब जनजातीय समुदाय झारखंड में प्रवेश कर रही थी ना, तो उन्हें एक चीज का ज्ञान हो गया था, और वो क्या था? कृषि का ज्ञान हो गया था। ठीक है, उन्हें कृषि का ज्ञान था, लेकिन कृषि को अपने जीवन में अच्छे स्तर पर उन्होंने अपनाया नहीं था। ठीक है, लेकिन कृषि से परिचित थे ये लोग। देखिए, खुटखटीदार क्या होता है? जब कोई व्यक्ति कोई जंगल भूमि, मान लीजिए इस क्षेत्र में वन है, ठीक है, पूरा वन था, अब वन को साफ करके, इस पूरे वन को साफ किया और यहाँ पे इस भूमि को कृषि लायक बनाया। क्या किया? कृषि लायक भूमि बनाया और लोगों को यहाँ पे बसाया रहने के लिए। तो इस जो व्यक्ति इस काम को कर रहा है वो कौन, क्या कहलाएगा? खुटखटीदार। ठीक है, फिर से समझते हैं। वैसा व्यक्ति जो जंगल भूमि को, वन भूमि को साफ करेगा, साफ किया और उसे खेती लायक बनाया एवं लोगों को वहां पे बसाया, उसे हम खुटखटीदार कहते हैं। ठीक है, और जिस भूमि को खेती लायक बनाया उसे खुटखटी भूमि कहते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ये खुटखटीदार या खुटखटी भूमि जो है ये मुंडाओं में प्रचलित है शब्द, यानी कि मुंडा समुदाय में अगर ये काम कोई कर रहा है तो उसे हम खुटखटीदार बोलते हैं। अगर यही काम कोई उराव जनजाति में करेगा, ठीक है, तो उसे भूइहर कहते हैं। भूइहर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर मुंडा जनजाति में कर रहा है तो खुटखटीदार और उराव जनजाति में कर रहा है तो भूइहर। ठीक है, किसी जंगल भूमि को साफ करेगा, काटेगा, उसे कृषि योग्य भूमि बनाएगा एवं वहां पे लोगों को बसाएगा रहने के लिए, कृषि करने के लिए, तो उसे ही खुटखटीदार कहेंगे उस व्यक्ति को। एवं जिस भूमि को तैयार किया गया कृषि के लिए उसे खुटखटी भूमि कहते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी को समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि इनके शासन प्रणाली का विकास कैसे हुआ। देखिए, जब कोई आदिवासी व्यक्ति कोई भूमि साफ किया, लोगों को बसाया एवं कृषि भूमि भी बनाया। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे जो व्यक्ति रह रहे होंगे ना वो एक ही गोत्र के होंगे। इनका गोत्र क्या होगा? समान होगा, समान गोत्र के होंगे। अब एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे होता है कि गोत्र क्या है। ठीक है, गोत्र को किल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, किल्ली भी बोलते हैं। तो गोत्र क्या है? इन लोगों का मानना है कि हमारा जैसे कि एक गोत्र का व्यक्ति, गोत्र किसे कहेंगे? इन लोगों का मानना है कि हमारा समुदाय का, मेरे समुदाय का उत्पत्ति जो हुआ है किसी एक वस्तु या जीव जंतु से हुआ है। जैसे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं तो बेहतर समझ पाएंगे। जैसे कोई कच्छप गोत्र का है, तो इनका मानना है कि कच्छप यानी कि कछुआ से इनका जन्म हुआ। इनके पूर्वज का जन्म हुआ था किससे? कछुआ से। और इनके पूर्वज कौन थे? कछुआ। और उसी से हमारा समुदाय बना है, यानी कि इनका गोत्र क्या हो गया? कश्यप। अब कछुए से इनका जो पूर्वज है कछुआ, और उनसे जो व्यक्ति पहला निर्मित हुआ इनका पूर्वज हो गया। और पूर्वज का जितना भी संतान हो गया, उनका जो भी वंशानुगत चलेगा, उनका सबका गोत्र क्या होगा? कच्छप गोत्र होगा। इसीलिए जो कछुआ है इनके लिए टोटम का कार्य करता है, इसे टोटम भी बोला जाता है। इसे जनजातियों की एक विशेषता ये भी है कि टोटमवादी होते हैं। ठीक है, यानी कि टोटम की पूजा करते हैं। तो जब भी कोई आदिवासी व्यक्ति, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मुंडा को ले लें, ठीक है, जब भी मुंडा समुदाय का कोई व्यक्ति किसी जंगल भूमि को साफ करेगा, वहां पे लोगों को रहने के लिए बसाएगा, साथ ही साथ कृषि भूमि का भी विकास करेगा। ठीक है, अब
देखते हैं कि यहाँ पे जो व्यक्ति रह रहा है, यहाँ पे जिस व्यक्ति को बसाया गया है ना, वो जो व्यक्ति मुंडा का होगा यानी कि खुटकटीदार जो होगा, वो अपना ही गोत्र वाले लोगों को बसाएगा। क्या करेगा? अपना ही गोत्र वाले को बसाएगा, यानी कि एक ही गोत्र के समुदाय के लोग इस गांव में बसेंगे। इस गांव में जो व्यक्ति रहेंगे उसका गोत्र क्या होगा? सबका समान होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कैसे प्रणाली का विकास हो रहा है, कैसे सिस्टम का विकास हो रहा है। थोड़ा पेचीदा है लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर से एक बार समझाते हैं क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुंडा समुदाय है तो मुंडा समुदाय का कोई व्यक्ति किसी जंगल भूमि को साफ किया, वहां पे लोगों को बसाया। वहां पे जिस लोगों को बसाया जाएगा वो उसी के गोत्र के होंगे। ठीक है, और लोगों को बसाने के बाद वहां पे कृषि भूमि का भी विकास करेगा, जिसे खुरकटी भूमि भी कहते हैं। अब देखिए इसके शासन प्रणाली का प्रारंभ कैसे होता है। अब खुरकटीदार ने तो गांव बसा दिया, ठीक है, यहाँ पे लोग रह भी रहे हैं, ठीक है, खेती भी कर रहे हैं। सॉरी। अब सवाल ये उठता है कि इनके शासन प्रणाली में का विकास कैसे होता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि झारखंड में जो 32 ट्राइबल ग्रुप है, एसटी ग्रुप है, इनमें से जो मैक्सिमम जनजाति है ना, उसमें 3 स्तर का शासन प्रणाली पाया जाता है। कितने स्तर का? 3 स्तर का। कौन कौन सा स्तर है समझने का प्रयास करते हैं। पहला है ग्रामीण स्तर, जिसे हाथू भी बोलते हैं जनजातीय भाषा में। दूसरा है अंतर ग्रामीण, इसमें बहुत सारे गांवों को मिला करके होता है अंतर ग्रामीण परिषद। और तीसरा जो है वो समुदाय के स्तर पे होता है, यानी जनजातीय शासन प्रणाली का जो स्तर है वो 3 स्तर है। पहला ग्रामीण स्तर पे, दूसरा अंतर ग्रामीण और तीसरा समुदाय स्तर पे। सामान्य तौर पर ये सिस्टम सभी जनजातियों में पाई जाती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कुछ कुछ जनजातियों में ये 3 स्तर नहीं होते, 3 स्तर से ज्यादा भी होते। जैसे संथालों में 5 स्तर का शासन व्यवस्था पाया जाता है, उसी तरह किसी किसी जनजाति में 2 ही स्तर का पाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लेकिन मुख्य तौर पर अगर देखें, सामान्य तौर पर अगर देखें तो 3 स्तर करीब करीब सभी जनजातियों में पाया जाता है शासन प्रणाली का। अब देखिए ग्रामीण शासन प्रणाली का विकास कैसे हो रहा है जनजातियों में, उसको हम यहाँ पे बता रहे थे। देखिए अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे लोग रहने लगे हैं। ठीक है, खुरकटीदार ने अपने गोत्र वाले लोगों को बसाया है, यहाँ पे रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, अपना जीवन बसर कर रहे हैं। लेकिन कालांतर में क्या होता है कि यहाँ पे जो व्यक्ति रह रहे हैं उसके बीच में क्लैश उत्पन्न होता है, विवाद उत्पन्न होता है। अच्छा, विवाद के कारण कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई खास विवाद हो, कुछ भी हो सकता है। इससे जमीन से रिलेटेड हो सकता है, भूमि से रिलेटेड हो सकता है, या फिर इनके फसलों को उसके जानवर खा गए हो। ठीक है, तो उस तरह से परेशानी भी हो सकता है। और भी कई तरह के विवाद हो सकते हैं, चोरी का विवाद हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे विवाद हो सकते हैं। हुआ क्या कि कालांतर में जो खुरकटीदार ने अपना गांव बसाया था, उस गांव में विवाद उत्पन्न होने लगे विभिन्न मुद्दों को लेकर के। अब सवाल ये उठा कि भाई इस मुद्दे को, जो विवाद उत्पन्न हो रहा है, उसका सॉल्यूशन कौन करेगा, उसका निराकरण कौन करेगा। ठीक है, क्योंकि विवाद अगर ज्यादा समय तक रहेगा तो जो समाज है वो टूट जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने व्यवस्था की कि जो ग्राम को जिसने बसाया था, जो खुरकटीदार था, उससे ही गांव का मुखिया बना देंगे, यानी कि प्रधान बना देंगे। ठीक है, उससे ही हम गांव को क्या करेंगे, प्रधान बना देंगे। और ये प्रधान का नाम अलग अलग जनजातियों में अलग अलग है। जैसे मुंडा में हम लोग मुंडा जनजाति में मुंडा बोलते हैं, ठीक, संथाल में मांझी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग, जैसे उराव में महतो बोलते हैं, इसी तरह अलग अलग जनजाति में है। तो क्या किया गया, जो खुरकटीदार था उसी को ही प्रधान बना दिया गया। अब जो भी विवाद होता था वो प्रधान के समझ जाता था और प्रधान उस पर डिसीजन लेता था। गांव में एक पदाधिकारी महत्वपूर्ण और है, जो है वाहन।
अलग अलग है, कहीं बैगा भी बोलता है, ठीक है, कहीं देवड़ी भी बोला जाता है। तो क्या हुआ कि खुटखटीदार परिवार से ही, जिसने गांव को बसाया था उसी परिवार से जो दूसरा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हो, ठीक है, और जानकार हो, उसे ही पाहन की पदवी दे दी गई। और पाहन धार्मिक क्रियाकलापों को करने लगा, और ये प्रधान जो होता था ये सामाजिक एवं न्यायिक क्रिया देखने लगा, यानी कि प्रशासन का क्रिया देखने लगा, ठीक है, प्रशासन कार्य को करने लगा। अब इस तरह से ग्रामीण प्रशासन का विकास हुआ। आने के जब गांव में विवाद उत्पन्न हुए तो गांव वाले या गांव लोग वाले मिल करके जो खुटखटीदार व्यक्ति था उसे ही गांव का प्रधान नियुक्त कर दिया गया, और वो प्रधान गांव को प्रशासित करने लगा। जब भी यहाँ पे कोई दिक्कतें होती वो प्रधान के पास जाके अपना शिकायत दर्ज करते हैं, और प्रधान दोनों को सुन करके उसका समाधान करते हैं, ठीक है। और उसी क्रम में पाहन का विकास हुआ। फिर प्रधान का भी कुछ सहायक है तो उनका भी विकास हुआ, क्योंकि प्रधान का कार्य बोल सकते हैं कि जब बढ़ने लगा, जब ज़्यादा परेशानी होने लगी तो अपने सहयोगी नियुक्त करने लगे, और उस तरह से ग्रामीण प्रशासन का विकास हुआ, हाथों प्रशासन का विकास हुआ। आगे हम देखते हैं कि अंतर ग्रामीण परिषद का विकास कैसे होता है, ठीक है। जो दूसरा स्तर है अंतर ग्रामीण परिषद, उसका विकास कैसे हुआ, इतिहास समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो इनके शासन प्रणाली को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादातर कोचिंग सेंटर में क्या किया जाता है, सीधा मुंडा शासन प्रणाली है, शासन व्यवस्था पहले लिख दिया, मुंडा शासन प्रणाली, उसमें लिखा दिया कौन कौन से अधिकारी हैं, ठीक है, ग्राम स्तर पे कौन है, अंतर ग्रामीण परिषद पे कौन कौन है, और समुदाय स्तर पे कौन कौन है, उसका कार्य लिखा दिया, खत्म हो गया। ऐसे पढ़ने का सही तरीका नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग का जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी के जो सिलेबस है उसको पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का पढ़ने का माइंड या जो पढ़ने का तरीका होना चाहिए वो भी एब्रॉड होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। संकुचित रूप से पढ़िएगा अगर तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, लेकिन अगर समझ करके पढ़िएगा चीज़ों को तो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। सवाल यहाँ पे इसीलिए मैं आज का जो मेरा क्लास है वो सिर्फ बेसिक है, आने की जनजातीय शासन प्रणाली का विकास कैसे होता है इसी पे है, ठीक है। और जब तक हम इसी को नहीं समझेंगे कि उसका विकास कैसे हुआ तो उसको पढ़ने से क्या लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले विकास को समझते हैं, इनका विकास कैसे हुआ। उस क्रम में क्या हम लोग ग्रामीण प्रशासन को देख लिए कैसे विकास हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि अंतर ग्रामीण परिषद का विकास कैसे होता है। देखिए, एक गांव ए मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है। एक गांव बी मान लीजिए, यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है। इसका गोत्र अलग है, इसका गोत्र अलग है, ठीक है। इसको मान लीजिए कच्छप गोत्र है, ठीक है। इसको मान लीजिए बोंगा गोत्र है, ठीक है। कच्छप गोत्र कछुए से और बोंगा गोत्र बेंगा से मानता है कि बेंगा से हमारी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। उसी तरह एक लकड़ा है, वो अपने आप को लोमड़ी से मानता है, ठीक है, सियार से मानता है कि उसकी उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि अंतर ग्रामीण परिषद का विकास कैसे हुआ। देखिए, इसका गोत्र क्या है, बोंगा, इसका कच्छप। जनजातीय प्रणाली में, जनजातियों में एक व्यवस्था है गोत्र बहिर्विवाह का, यानी कि विवाह सिस्टम में इन लोगों में जो गोत्र होता है वो समान नहीं होना चाहिए। लड़का का गोत्र अलग और लड़की का गोत्र अलग होना चाहिए। अगर एक ही गोत्र में आप शादी करते हैं तो सामाजिक अपराध माना जाता है और गंभीर अपराध माना जाता है। किसी किसी में संथालों में तो उसमें बिटलाहा की भी सजा दे दी जाती है। बिटलाहा यानी कि समाज से बहिष्कृत का भी सजा दे दिया जाता है, क्योंकि ये गंभीर मतलब अपराध के रूप में इसको परिभाषित किया गया। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये लोग मानते हैं कि मेरा जो समुदाय है, मान लीजिए जो बोंगा समुदाय है, इसमें जो भी व्यक्ति रह रहे हैं इनका एक ही पूर्वज से जन्म हुआ, और जब एक ही पूर्वज से जन्म हुआ इसलिए यहाँ के जितने भी समुदाय के लोग हैं आपस में भाई बहन है। तो आपस में जब भाई बहन है तो सेक्सुअल संबंध कैसे बना सकते हैं? विवाह करना यानी कि सेक्सुअल संबंध बनाना। तो
विवाह संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए उसको गंभीर अपराध के रूप में दर्शाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि अपने गोत्र में शादी करेगा नहीं तो दूसरे गोत्र में शादी करेगा, और दूसरा गोत्र दूसरे गांव में है, ठीक है। तो जब विवाह संबंध बने दोनों के बीच में, और भी संबंध बनते हैं, विवाह संबंध बनने के बाद सहिया संबंध बनता है, सहिया प्रथा भी पाया जाता है, और भी कई तरह के संबंध बने गाँव के बीच में। आप लोग देखते हैं कि हमारे गाँव में भी, बगल वाले गाँव में भी बहुत सारे संबंध रहते हैं, स्थापित रहते हैं। तो होता क्या है, हुआ क्या कालांतर में कि गांवों के बीच में विवाद उत्पन्न होने लगा, ठीक है। गांव ए और गांव बी के बीच में, एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि गांव ए और गांव बी के बीच में विवाद उत्पन्न होने लगा। अब सवाल ये उठा कि यहाँ पर जो गांव ए है इसका भी प्रधान है अपना, इसका भी प्रधान है अपना। सवाल ये उठा कि भाई ये विवाद जो उत्पन्न हुआ इसका निराकरण कौन करेगा, इसको सॉल्व कौन करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों गांव का अपना प्रधान है, अपना प्रमुख है। अगर ये सॉल्व करता है तो ये अपने फेवर में ले लेगा, ये सॉल्व करेगा तो ये अपने फेवर में ले लेगा, ठीक है। और इसी क्रम में एक अंतर ग्रामीण परिषद का विकास हुआ। कुछ गांवों ने मिल करके ये डिसीजन लिया कि हमारा शासन व्यवस्था का जो स्तर होगा वो अंतर ग्रामीण परिषद से भी मतलब शासित होगा। इसमें बहुत सारे गांव का ग्रुप होता है जिसमें 5 से लेकर 25 गांव तक भी होते हैं, ठीक है। तो ग्रुप में, एक खास ग्रुप में गांव मिले और उन्होंने डिसीजन लिया कि हम में से कोई एक व्यक्ति जिसको चुनेंगे वो गांव के विवाद का निराकरण करेगा। यानी कि ये दोनों गांव, और भी गांव थे, गांव सी ले लीजिए, गांव डी ले लीजिए, इन सारे गांवों ने मिल करके क्या किया कि किसी एक व्यक्ति का चुनाव किया और उसे अंतर ग्रामीण परिषद का प्रधान बना दिया। यानी कि अब ये हो गया कि जब भी विवाद गांव ए और गांव बी के बीच में उत्पन्न होगा, गांव ए और गांव सी के बीच में उत्पन्न होगा, गांव बी और गांव डी के बीच में उत्पन्न होगा, तो क्या होगा, अब इसका निवारण कौन करेगा, अंतर ग्रामीण परिषद। जिसको किसने चुना है, इसी गांवों में से जो व्यक्ति है उन्होंने ही इसमें चुन के अपने प्रधान को नियुक्त किया हुआ, इसके प्रमुख को नियुक्त किया हुआ, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा स्तर, जो सेकेंड स्तर है प्रशासन का, उसका विकास हुआ। सेकेंड स्टेज इसका विकास होता है। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो विवाद, यहाँ पे जो भी विवाद आते हैं उसका समाधान जो अंतर ग्रामीण परिषद में किया जाता है, इससे ये अस्थायी समाधान नहीं हो पाता। इसके पीछे क्या कारण है, इसका अस्थायी समाधान नहीं हो पाता। कारण ये है कि मान लीजिए ये 4 ही गांव इस अंतर ग्रामीण परिषद में है, ठीक है, ए बी सी डी, ये 4 गांव अंतर ग्रामीण परिषद के सदस्य हैं। और इन्हीं 4 गांव में से क्या हुआ है कि अंतर ग्रामीण परिषद के प्रधान का नियुक्त हुआ है, यानी प्रमुख का नियुक्त हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए गांव बी से इसका प्रमुख बना है, और गांव बी और ए में अगर समस्या है, गांव बी और सी में समस्या है, गांव बी और डी में समस्या है, तो इसकी प्रबल संभावनाएं हो सकती है कि ये निष्पक्ष ना रहे, ठीक है, थोड़ा सा अपना गांव का पक्ष ले सकता है। साथ ही साथ जब गांव के बीच में समस्या उत्पन्न होती है ना, तो समस्या बड़ी रहती है, समस्या छोटी नहीं रहती है। और उस समस्या का समाधान जो भी यहाँ पे निकलता है उससे कभी कभी ये संतुष्ट भी होते हैं, कभी कभी संतुष्ट नहीं भी होते हैं, ठीक है। और यही कारण था और यही रीजन है कि तीसरे स्तर का विकास हुआ, तीसरे स्तर की आवश्यकताएं पड़ी, ठीक है। दूसरा स्तर क्यों बना, समझ गए, गांवों के बीच में जब विवाद होने लगा, क्योंकि वैवाहिक संबंध बने। क्यों, क्योंकि एक ही गोत्र में शादी नहीं कर सकता। अरे एक गांव में एक ही गोत्र के व्यक्ति रह रहे हैं तो दूसरे गांव के व्यक्ति से शादी करेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, गोत्र दूसरा होगा लेकिन जाति एक ही होगी, यानी कि उनका जो समुदाय होगा वो एक ही होगा। अगर मुंडा समुदाय में है तो मुंडा ही होगा, उराव है तो उराव में ही शादी करेगा। ये समुदाय चेंज नहीं करेगा, समुदाय एक ही रहेगा। मान लीजिए अगर अंतर जातीय और बहिर्विवाही
ये टर्मोलॉजी चलता है, ठीक है। तो अंतर जातीय होगा, बहिर्विवाह होगा। ये हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुंडा को लें तो मुंडा में ही गोत्र ए है, गोत्र बी है, ठीक है। तो ये दोनों वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। जब वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं तो समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, हो सकती है उत्पन्न, जरूरी नहीं कि उत्पन्न होगी ही, लेकिन कंडीशन है ना, उत्पन्न हो सकती है। जब उत्पन्न होगी मतलब विवाद उत्पन्न होगा तो उसका समाधान कौन करेगा? उसके लिए एक अंतर ग्रामीण परिषद की आवश्यकता पड़ी और उसका कालांतर में विकास किया गया, ठीक है। आपस में ही लोगों ने चुन करके एक अधिकारी को नियुक्त किया और वो अधिकारी क्या करता था, गांवों के बीच में विवादों को निपटारा करता था। साथ ही साथ एक काम और करता था, याद रखिएगा कि गांव में ही अगर विवाद हो रहा है, ठीक है, ये दोनों व्यक्ति के बीच में अगर विवाद हुआ गांव में ही और उसका समाधान प्रदान किया, यानी वो अपना डिसीजन दिया, ठीक है, उस डिसीजन से मान लीजिए ये संतुष्ट नहीं हुआ ए, ठीक है, तो क्या करेगा, अंतर ग्रामीण परिषद के पास चला जाएगा और वहां पे अपनी शिकायतों को दर्ज कराएगा और फिर उस पर ये डिसीजन लेगा, ठीक है। ये दो काम करता था, गांव के बीच में विवाद है उसको भी सुलझाता था और गांव के अंदर ही अगर कोई विवाद है उसको गांव का जो प्रधान है उसने जो डिसीजन दिया है उसके विरुद्ध भी वो सुनवाई करता था। लेकिन क्या बताया मैंने यहाँ पे कि ये अस्थायी समाधान नहीं था, जिसकी वजह से तृतीय स्तर, सबसे सर्वोच्च स्तर की आवश्यकता पड़ी। उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्लास थोड़ा सा मैं स्लो पढ़ाता हूँ, इसलिए आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो समुदाय स्तर पर विकास हुआ इसके पीछे क्या रीजन था? समुदाय स्तर पर प्रशासन, इसके पीछे क्या रीजन था? मैंने अभी क्या बोला कि अंतर ग्रामीण परिषद जो डिसीजन दे रहा था वो एक अस्थायी समाधान नहीं था, ठीक है, जिसके वजह से विवाद बना हुआ रहता था। विवाद का एक बोल सकते हैं कि फाइनल जो निराकरण होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था, इसलिए विवाद क्या थे, कंटिन्यूस चल रहे थे। और उसी के निराकरण के लिए एक ऐसी संस्थान का विकास किया गया जो अंतर ग्रामीण परिषद के डिसीजन को बदल सके, उसके डिसीजन पे सुनवाई कर सके। पहला कारण यह था असंतुष्टि, ठीक है। दूसरा क्या कारण था? दूसरा जो कारण काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा कारण यह है कि हर एक समुदाय क्या होता है ना कि अपने जाति को एकत्रित करने का प्रयास करता है। अभी अगर हम लोग देखें तो देखते हो चंद्रवंशी समुदाय का एक अपना चलता है, यादव समुदाय का अपना एक ग्रुप होता है जो कि यादवों के भलाई के लिए कार्य करता है, चंद्रवंशियों के भलाई के। तेली ग्रुप अलग है, कुर्मी ग्रुप देखते होंगे अभी जो आंदोलन कर रही है, तो उसका अपना एक ग्रुप है। तो उस ग्रुप का निर्माण क्यों किया गया है? ताकि पूरे कुर्मी समुदाय को, पूरा तेली समुदाय को, पूरा यादव समुदाय, पूरा चंद्रवंशी समुदाय को हम एक साथ रख सकें, उनमें फूट ना पड़े, इसीलिए उसका गठन किया गया है। तो ये प्रवृत्ति जनजातियों में भी थी, ठीक है। जनजातीय लोग भी चाहते थे कि मेरा जो समुदाय है वो एक साथ बंधा रहे, उसमें किसी तरह का कोई फूट ना हो, बाहरी लोगों का प्रवेश ना हो, ठीक है। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि समुदाय स्तर पे एक प्रशासन का विकास किया जो पूरे समुदाय को एक साथ जोड़ करके रख सके, ठीक है। तो किसके लिए? समुदाय एकीकरण के लिए। दूसरा क्या कारण हो जाएगा? समुदाय एकीकरण, यानी कि पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए तीसरे स्तर का विकास हुआ, ठीक है, थर्ड स्टेज। क्या कारण थे? पहला असंतुष्टि, अंतर ग्रामीण परिषद जो डिसीजन दे रही थी उससे सामान्य तौर पे क्या होता है, गांव संतुष्ट नहीं होते थे, जिस वजह से थर्ड स्टेज का विकास किया गया। और दूसरा, पूरे समुदाय को एक सूत्र में बांधने के लिए, समुदाय में फूट ना पड़े, समुदाय सही तरीके से चले, समुदाय के लिए जो डिसीजन लिया जाए उसके लिए, तो समुदाय के भलाई के लिए जो डिसीजन लिया जाए, और उसी के लिए थर्ड स्टेज यानी कि समुदाय स्तर पे एक प्रशासन प्रणाली की शुरुआत हुई जिसका चुनाव होता है, ठीक है, और चुनाव के माध्यम से उसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। देखिए, अब इसकी शासन प्रणाली कार्य कैसे करती है उसको समझते हैं। मान लीजिए कोई गांव है, ठीक है,
का नाम का कोई गांव है, यहाँ पे एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, ठीक है। इनके बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। अब ये विवाद जब उत्पन्न हुआ तो कहां जाएगा? सबसे पहले ये ग्रामीण प्रधान के पास जाएगा। जो मुंडा गांव में मुंडा, संथाल गांव में मांझी, उड़ा गांव में महतो होता, उसके पास जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए जो महतो, मुंडा, जो भी है, मांझी, उन्होंने डिसीजन बी के फेवर में दे दिया, ठीक है। किसके फेवर में दे दिया? बी के फेवर में। अब इस डिसीजन से ए को क्या है? असंतुष्टि हुई। ए को लगा कि नहीं, मेरे साथ तो नाइंसाफी हो गई, तो ये क्या करेगा? अपनी याचिका को लेकर के अंतर्ग्रामी के पास चला जाएगा, ठीक है। अंतर्ग्रामी परिषद के पास जाकर अपनी याचिका सुनाएगा, अपनी व्यथा सुनाएगा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है, जो डिसीजन दिया मेरे फेवर में नहीं था, मेरे साथ नाइंसाफी हो गई। अब इसकी सुनवाई अंतर्ग्रामी परिषद करेगी। यहाँ पे फिर दोनों आएगा, ए और बी। अब खुदा ने खास्ता ऐसा हो कि अंतर्ग्रामीण परिषद ने ए के फेवर में डिसीजन दे दिया, ठीक है। किसके फेवर में? ए के फेवर में डिसीजन दे दिया। अब जो बी है वो असंतुष्ट हो जाएगा कि क्योंकि बी को जो संरक्षण में, मतलब बी को जो डिसीजन मिला था ग्रामीण परिषद से, यानी कि ग्रामीण पंचायत से, वो बी के फेवर में था, लेकिन यहाँ ए के फेवर में चला गया। अब क्या है कि बी असंतुष्ट हो गया, तो बी क्या करेगा? पूरा समुदाय स्तर पे चला जाएगा। समुदाय स्तर पे जो प्रशासन चल रहा है वहां पे जाके याचिका कर देगा, वहां पे याचिका अपनी व्यथा सुनाएगा। अब जो समुदाय स्तर है फिर यहाँ पे क्या करेगा? ए और बी के बीच में सुनेगा क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। और जो समुदाय स्तर पे डिसीजन लिए जाएंगे वो अंतिम होगा। यहाँ जो डिसीजन लिया जाएगा वो अंतिम होगा, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि समुदाय स्तर पे जो प्रशासन चल रहा है उसमें चाहे वो ए के फेवर में दिया जाए चाहे बी के फेवर में दिया जाए, वो अंतिम रूप से प्रभावी होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जब विवाद की शुरुआत गांव में होता है, उसके बाद उसका निराकरण अंतर्ग्रामीण परिषद के पास जाता है, उसके बाद अगर वहां पर भी नहीं संतुष्ट हुआ तो समुदाय स्तर पे जाएगा, जो पूरे जाति के स्तर पे होता है, वहां पे जाके अपने याचिका दायर करेगा। वहां पे जो डिसीजन लिए जाएंगे वो अंतिम रूप से होंगे। यानी कि पूरे जनजातीय समुदाय में 3 स्तर पे शासन प्रणाली मुख्य तौर पे कार्य करती है, ठीक है। तो आज हम लोग इसको समझ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनजातीय शासन प्रणाली को समझेंगे कि मुंडा शासन प्रणाली में कौन कौन से अधिकारी हैं, उनका क्या प्रमुख कार्य है। अब देखिए, सारे जनजातियों का यही बेसिक जो आधार है वही है, ठीक है। अब इसी में से बहुत सारे अधिकारी हैं। गांव प्रशासन में कौन कौन से अधिकारी हैं, अंतर्ग्रामीण परिषद में कौन कौन से अधिकारी, समुदाय स्तर पर कौन कौन से अधिकारी कार्य कर रहे हैं, इसको हम लोग एक एक करके वहां पे समझाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।